मान लीजिए आपके पास एकदम सफेद, बिल्कुल बेदाग कमीज है। अच्छा, बिल्कुल सफेद। हाँ, एकदम सफेद। और आप उसे पहनकर किसी बहुत बड़े मंच पर जाने वाले हैं, जहां लोग आपको एक आदर्श नेता या मसीहा के रूप में देखने वाले हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो सच्चाई और न्याय का जीता जागता प्रतीक हो, है ना? बिल्कुल। हम अक्सर राजनीति में ना ऐसे ही बेदाग नेताओं की कल्पना करते हैं, लेकिन तभी कोई आता है और आपकी उस बेदाग कमीज को खींचकर उसे झूठ, फरेब और क्रूरता के गहरे कीचड़ में पूरी तरह से डुबो देता है। बाप रे! हाँ, और फिर वो इंसान दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सत्ता का असली खेल तो इसी कीचड़ में खेला जाता है। अगर तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं हैं तो तुम इस खेल का हिस्सा ही नहीं हो। और यही वो विचार था जिसने आज से लगभग 500 साल पहले राजनीति और नैतिकता की पूरी परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एकदम सही कहा। एक ऐसा कड़वा सच जिसे कोई सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो आज की हमारी इस इन-डेप्थ चर्चा में हम उसी कड़वे सच का सामना करने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा सोर्स मटेरियल बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। आज की ये गहन चर्चा देसी फिलोसोफर के 2 बहुत ही विस्तृत वीडियो लेक्चर्स पर आधारित है, जो इटली के दार्शनिक निकोलो मैकियावेली के विचारों को गहराई से समझाते हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास में बुराई का शिक्षक या टीचर ऑफ इविल कहा गया, उसकी नीतियां आज भी आधुनिक राजनीति को इतनी सटीकता से परिभाषित क्यों करती हैं। लेकिन देखें, इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में धर्म, राजनीति और इतिहास से जुड़े कई बेहद संवेदनशील उदाहरण और कुछ खौफनाक पांकड़े दिए गए हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी विचारधारा या धर्म का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम बस पूरी तरह से निष्पक्ष होके केवल सोर्स में दी गई बातों का और मैकियावेली के दर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ताकि हम समझ सकें कि उस समय उनका दिमाग कैसे काम करता था। तो सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद उनका सबसे विवादित विचार है। मतलब अगर राजनीति में नैतिकता की कोई जगह नहीं है तो फिर आम जनता को कंट्रोल कैसे रखा जाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि सिर्फ सेना के दम पर तो आप हर किसी को नहीं दबा सकते ना। और यहीं से मैकियावेली का सबसे निंदक या कहूं तो सबसे डार्क नजरिया सामने आता है। उन्होंने कहा कि जनता को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा टूल सेना नहीं है, बल्कि धर्म है। धर्म? मतलब वो धर्म को सिर्फ एक टूल मानते थे? बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में कई ऐतिहासिक त्रासदियों का डेटा है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलोकॉस्ट में 1,10,00,000 लोगों का मारा जाना। उफ, वो नंबर सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाइजीरिया के धार्मिक तनाव के आंकड़े, और यहाँ तक कि भारत में सांप्रदायिक दंगों में हुआ 84% का उछाल। तो मैकियावेली इन सब का कारण क्या मानते थे? उनका तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि इतना खून खराबा इसलिए नहीं होता क्योंकि धर्म में कोई खराबी है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि धर्म कभी भगवान या मोक्ष के लिए था ही नहीं। ये शासकों द्वारा इजाद किया गया एक राजनीतिक टूल है, बस जनसमूह को कंट्रोल करने के लिए। मुझे ये बात ना थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम लग रही है। अच्छा, कैसे? मतलब क्या वो सच में ये मानते थे कि हर अनुष्ठान के पीछे कोई राजनीतिक नेता है जो लोगों को कठपुतली की तरह नचा रहा है? आस्था जैसी गहरी चीज को वो सिर्फ एक औजार मान रहे थे? मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत ही विवादित है। देखिए, उनका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण था ना, वो बहुत गहरा था। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको राज्य का या कह लें राजा का डर है तो दिमाग में क्या चलता है? नहीं कि अगर मैं रात के अंधेरे में कानून तोड़ दूं तो शायद पुलिस से बच निकलूंगा। बिल्कुल। राज्य का डर सीमित है, लेकिन भगवान का डर? इंसान को लगता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वो अंधेरे में भी देख रहे हैं। हाँ, ईश्वरीय सजा से बचने का कोई तरीका नहीं है। एकदम सही। मैकियावेली ने देखा कि जो फियर ऑफ गॉड है वो राज्य के डर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब है कि एक शासक के नजरिए से धर्म एक फ्री की पुलिस फोर्स की तरह काम करता है ना? बिल्कुल सही पकड़े आप। मतलब आपको हर गली में सैनिक खड़े करने की जरूरत नहीं है। पुलिस पर होने वाला करोड़ों का खर्च बच रहा है क्योंकि ईश्वरीय सजा के डर से जनता खुद ही अपने आप को अनुशासित कर रही है। हाँ, वो सेल्फ पुलिसिंग कर रहे हैं। सोर्स में ना इस मनोविज्ञान को साबित करने के लिए प्राचीन रोम के राजा नुमा पोम्पिलियस का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। नुमा पोम्पिलियस? उनके बारे में क्या है सोर्स में? जब नुमा सत्ता में आए तो रोम के लोग बहुत हिंसक और बगावती थे।
नुमा को नए कानून लागू करने थे, लेकिन लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या सेना का इस्तेमाल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक मिथक गढ़ा। उन्होंने लोगों में ये बात फैला दी कि वो रातों में एगेरिया नाम की एक दिव्य अप्सरा से बात करने जाते हैं। अच्छा, एक अप्सरा से? हाँ, और उन्होंने कहा कि ये सारे नए कानून वो अप्सरा सीधे भगवान की तरफ से उन्हें दे रही है। अब क्या बात है! और क्योंकि लोग भगवान से डरते थे तो उन्होंने बिना किसी सवाल के उन कानूनों को मान लिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैकियावेली ने नुमा की तारीफ किसी आध्यात्मिक वजह से नहीं की। हाँ, वो तो साफ है। उन्होंने कहा कि नुमा एक जीनियस था क्योंकि उसने आस्था का इस्तेमाल करके लोगों को वफादार बना दिया। उसे डिवाइन लेजिटिमेसी मिल गई। मैकियावेली के अनुसार नेता को खुद धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, बस उसे ऐसा दिखना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे मान लीजिए हम किसी मॉल में जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, मान लीजिए मेरे सामने 2 दुकानें हैं। एक दुकान बहुत पुरानी है, दीवारें सीलन भरी है, रोशनी भी कम है, लेकिन वहां जो इंसान खाना बना रहा है ना, वो एकदम शुद्ध और लाजवाब खाना बनाता है। हाँ, क्वालिटी अच्छी है। और दूसरे तरफ एक एकदम चमचमाती हुई नई दुकान है, नियॉन लाइटें जगमगा रही हैं, दरवाजे पर एक इंसान झुककर हंसते हुए आपका स्वागत कर रहा है। प्रेजेंटेशन बढ़िया है। बिल्कुल। अब भले ही वहां का खाना उतना अच्छा ना हो, लेकिन इंसान का मनोविज्ञान ऐसा है कि वो उस चमक धमक वाली दुकान की तरफ ही खिंचा चला जाता है। एकदम सही, लोग अपीयरेंस पर जाते हैं। तो क्या मैकियावेली के अनुसार सत्ता के खेल में एक नेता को बस उस चमचमाती दुकान की तरह धार्मिक और दयालु दिखने की जरूरत है, भले वो अंदर से कैसा भी हो? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मैकियावेली ने दिखावे को सच्चाई से बहुत ऊपर रखा। इसे सोर्स में मास्क ऑफ पाइटी या धार्मिकता का मुखौटा कहा गया है। उनका मानना था कि आम जनता बहुत भूली होती है, वो बाहरी आवरण से प्रभावित हो जाती है और सच्चाई की गहराई में जाना ही नहीं चाहती। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ सिर्फ दिखावा है तो जब असली संकट आएगा तब क्या होगा? मतलब जब राज्य पर हमला होगा तो वो मुखौटा तो गिर जाएगा ना? क्या नेता तब भी दयालुता का नाटक करेगा? और यहीं पर वो निर्मम यथार्थवाद सामने आता है। मैकियावेली ने साफ कहा कि एक शासक को दयालु दिखना चाहिए, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे पलक झपकते ही उस मुखौटे को उतारकर फेंक देना चाहिए। बाप रे! हाँ, उसे तुरंत सबसे क्रूर और चालाक फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात सुनकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मतलब कोई इंसान इतना डार्क कैसे हो सकता है? क्या वो पैदाइशी कोई साइकोपैथ थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमेशा सिर्फ साजिश और क्रूरता के बारे में सोचना, कि ऐसा कुछ हुआ था जिसने उनके अंदर से हर तरह के आदर्शवाद को खत्म कर दिया था? हाँ, इस दर्शन की जड़ें उनके व्यक्तिगत दर्द में धसी हुई हैं। हमें पुनर्जागरण के दौर के इटली को समझना होगा। वो दौर तो कला और विज्ञान का दौर माना जाता है ना? बाहर से देखने में वो खूबसूरत लगता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इटली एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था। वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान। हाँ, और ये सब आपस में लड़ रहे होंगे। बिल्कुल। और इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर फ्रांस और स्पेन जैसे भारी देश इटली पर लगातार हमले कर रहे थे। हर तरफ बस अफरा तफरी थी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसी फ्लोरेंस शहर में मैकियावेली एक राजनयिक या डिप्लोमेट थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका काम था इन खतरनाक राज्यों के बीच जाकर संधियां करवाना। लेकिन सोर्स के मुताबिक उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब फ्लोरेंस में मेडिची परिवार वापस सत्ता में लौट आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैकियावेली को पद से हटाकर निर्वासित कर दिया गया। और बात सिर्फ निर्वासन तक नहीं रुकी, उन्हें भयानक तरीके से प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित? कैसे? सोर्स में एक टॉर्चर तकनीक का जिक्र है जिसे स्ट्रैपाडो कहा जाता था। ये क्या होता है? इसमें इंसान के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे कसकर बांध दिए जाते हैं और फिर उन्हें एक रस्सी से हवा में लटका दिया जाता है और अचानक रस्सी को झटके से ढीला छोड़ दिया जाता है। सुनकर ही दर्द हो रहा है। इससे तो कंधे उखड़ जाते होंगे। बिल्कुल, जॉइंट्स अपनी जगह से उखड़ जाते हैं, मांसपेशियां फट जाती हैं। मैकियावेली को इस अमानवीय दर्द से कई बार गुजारा गया। बाप रे! जब किसी इंसान के शरीर को इस तरह तोड़ा जाए और वो देखे कि उसका देश बाहरी ताकतों के जूतों तले कुचला जा रहा है, तो जाहिर है आदर्श दुनिया जैसी कोई चीज उसके लिए बचे भी ही नहीं। एकदम सही। मतलब एक तरफ प्लेटो जैसे दार्शनिक थे जो आदर्श दुनिया की कल्पना करते थे, और दूसरी तरफ मैकियावेली थे जिन्होंने उस दर्द में समझ लिया था कि दुनिया एक क्रूर जगह है। हाँ, उन्होंने फैसला किया कि वो इस दुनिया को उसी रूप में देखेंगे जैसी वो असल में है। सोर्स में कहा गया है कि उन्होंने उस कीचड़ या गोबर को देखा जो असल में मौजूद था और उसी से खाद बनाने की कोशिश की।
गोबर से खाद बनाने वाली बात। और इसी प्रक्रिया से उनकी सबसे कुख्यात किताब का जन्म हुआ है ना, द प्रिंस। बिल्कुल, द प्रिंस, जो सत्ता पाने और उसे बचाए रखने का एक मैनुअल है। इस किताब में एक बहुत ही तीखी बहस है, प्यार बनाम डर। हाँ, लव वर्सेस फियर। एक शासक के लिए क्या ज्यादा सुरक्षित है, प्यार किए जाना या लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना? अगर हम आम इंसान से पूछें तो वो तो यही कहेगा कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मैकियावेली का नजरिया अलग था। उन्होंने कहा कि प्यार इंसान अपनी सुविधानुसार बदल लेता है। जब तक स्वार्थ है, प्यार है, लेकिन डर, मौत और सजा का डर हमेशा कायम रहता है। यानी डर इंसान को कभी बगावत नहीं करने देता। बिल्कुल, इसलिए शासक के लिए डरा हुआ समाज प्यार करने वाले समाज से ज्यादा सुरक्षित है। इसका मतलब उनका सिद्धांत साफ था, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। लक्ष्य ही साधन को सही ठहराता है। अगर समाज की स्थिरता बचानी है तो फरेब और क्रूरता भी पूरी तरह से जायज है। हाँ, और इसी को समझाने के लिए उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दिए, वर्च्यू और फॉर्च्यूना। वर्च्यू और फॉर्चूना। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, फॉर्चूना का मतलब है किस्मत या वो अनअपेक्षित परिस्थितियां जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। बिल्कुल, जैसे अचानक कोई महामारी आ जाए या युद्ध छिड़ जाए। और दूसरी तरफ है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब नैतिकता नहीं है, है ना? नहीं नहीं, नैतिकता बिल्कुल नहीं। वर्च्यू का मतलब है एक नेता की अपनी क्षमता, उसका कौशल और वक्त पड़ने पर कठोर निर्णय लेने की ताकत। देखिए, मुझे यहाँ एक एनोलॉजी याद आ रही है जो सोर्स में भी थी। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक घुप अंधेरे कमरे में खड़े हैं। वो अंधेरा फॉर्चूना यानी किस्मत है। हाँ। अगर एक कमजोर नेता किस्मत के भरोसे बैठकर अंधेरे में बस एक तीर चलाएगा तो वो शायद मारा जाएगा। लेकिन एक चतुर नेता जिसके अंदर वर्च्यू है, वो क्या करेगा? वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगा। बिल्कुल, वो अपने कौशल और रणनीतियों के इतने तीर अंधेरे में चलाएगा कि कोई ना कोई तीर तो निशाने पर लग ही जाए। एकदम सही। मैकियावेली का यही संदेश था कि एक महान नेता वो है जो अनपेक्षित संकट के समय अपने वर्च्यू का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को बचाता है। लेकिन यार, अगर हम सिर्फ द प्रिंस को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक तानाशाह चाहते थे। क्या उनका विजन सच में इतना छोटा था? यहीं पर लोग मैकियावेली को अक्सर गलत समझ लेते हैं। वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो लंबे समय तक टिक सके, और ये बात उनकी दूसरी किताबों डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द आर्ट ऑफ वॉर में साफ दिखाई देती है। अच्छा, इन किताबों में ऐसा क्या अलग था? उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के शासन से ज्यादा बेहतर एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र होता है जहां शक्ति बटी हुई हो। रिपब्लिक। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो समाज में शांति को अच्छा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि समाज में दो गुटों के बीच वैचारिक टकराव या कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। तो टकराव जरूरी है? ये तो बहुत अजीब है। हम तो चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे हैं। टकराव से तो अस्थिरता आनी चाहिए ना? सामान्य इंसान यही सोचता है, लेकिन मैकियावेली ने कहा कि जहां पूर्ण शांति होती है वहां सत्ताधारी वर्ग आम जनता को कुचलने लगता है। अमीर वर्ग और आम जनता के बीच जो टकराव होता है उसी से संतुलन बनता है और अच्छे कानून बनते हैं। क्या बात है! मतलब वैचारिक टकराव एक तरह का इम्यून सिस्टम है। और हाँ, रिपब्लिक को बचाने के लिए उन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर में सेना को लेकर भी बात की थी। किराए के सैनिक बनाम नागरिक सेना, मर्सनरीज वर्सेस सिटीजन आर्मी। मैकियावेली ने किराए के सैनिकों पर निर्भरता को मूर्खता बताया। इसका कारण तो साफ है, वो तो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। अगर दुश्मन ज्यादा पैसे दे दे तो वो धोखा दे सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए देश की रक्षा के लिए आम नागरिकों की सेना होनी चाहिए। जब आम नागरिक लड़ता है तो वो देशभक्ति की भावना से लड़ता है जो कोई खरीद नहीं सकता। अगर हम इन सारे विचारों को आज के दौर में रखें तो क्या मैकियावेली आज भी प्रासंगिक हैं? सोर्स में इसके बहुत बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है, जैसे सिंगापुर में ली कुआन यू का उदाहरण। हाँ, सिंगापुर तो बहुत विकसित है। लेकिन शुरुआत में वो बहुत गरीब देश था। ली कुआन यू ने आदर्श लोकतंत्र की जगह मैकियावेलियन कठोर नियम अपनाए, अनुशासन थोपा और देश को अमीर बनाया। मतलब उन्होंने व्यावहारिकता को चुना। और सोच में एक और उदाहरण था ना, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के हेनरी किसिंजर का। हाँ, हेनरी किसिंजर। उन्होंने कूटनीति में यथार्थवाद या कह लें रियल पॉलिटिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने वैचारिक आदर्शों को किनारे रखकर केवल राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि मैकियावेली केवल बुराई का प्रचार नहीं कर रहे थे। वो इतिहास के पहले इंसान थे जिन्होंने राजनीति और नैतिकता को अलग कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य राज्य का सर्वाइवल सुनिश्चित करना था।
बिल्कुल, किसी भी कीमत पर। लेकिन देखिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अजीब सी बात दिमाग में आ रही है। सोर्स में ब्रांडिंग का जिक्र किया गया था। हाँ, दिखावे और ब्रांडिंग का। सोर्स ने बताया कि कैसे नाजी जर्मनी ने स्वास्तिक का इस्तेमाल करके एक हिंसक विचारधारा को ब्रांड बना दिया। या आज के महंगे फैशन ब्रांड्स को ही देख लें, लोग सच्चाई जानते हुए भी ब्रांड के पीछे अंधे हो जाते हैं। इंसान का मनोविज्ञान बदला नहीं है, हम आज भी उस दिखावे के मुखौटे पर भरोसा करते हैं। और यहीं से श्रोताओं के लिए सोचने वाला एक सवाल पैदा होता है। आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में, जहां धारणा या अपीयरेंस ही सब कुछ है और एल्गोरिदम हमारी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हम 16वीं सदी के लोगों की तुलना में मैकियावेलियन मैनिपुलेशन के प्रति ज्यादा कमजोर नहीं हो गए हैं? क्या हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक नेता मैकियावेली की किताब का इस्तेमाल आज पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं कर रहे हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगली इन डेप्थ चर्चा में एक नए विषय के साथ।